हरिदास एक किसान था और उसका कोई बहुत बड़ा सा घर नहीं था गांव में, लेकिन हाँ, उसने अपने खेतों के बीच में थोड़ी सी जमीन बचा रखी थी और वहीं पे उसने अपना घर बनाया हुआ था। क्योंकि उसकी फैमिली में था नहीं कोई उसके अलावा, तो वही अपना जीवन यापन करने के लिए रहा करता था। एक रात की बात है, जब हरिदास अपनी गाय भैंसों को खाना पीना दे के और उनको प्रॉपर देख के कि भाई वो सब सेफ है, अपने कमरे के अंदर चला गया और जाकर खाना पीना खा ही रखा था तो सोने की कोशिश करने लग गया। थकान भी बहुत हो गई थी दिन भर खेत में काम करके, तो जल्दी से उसको झपकी लग गई। जैसे ही उसको नींद आई, नींद आने की थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके घर के बाहर ना ऐसे छम छम ऐसे पायलों की आवाज के साथ में घूम रहा है। अब इतनी रात में कोई पायल की आवाज करता हुआ खेतों में क्यों आएगा, और वो भी इतनी ज्यादा तेजी से आवाज आ रही थी पायलों की। क्या पहले हरिदास ने इग्नोर किया कि चलो होगा जो भी होगा। गेट बंद था, वो अपने घर में था, तो उसको इतना कुछ लगा नहीं। पास में ही छोटी सी लैंप जल रही थी, तो उसका उजाला इतना था कि घर के अंदर कोई नहीं था, उसको दिख रहा था। हरिदास वापस से सोने की कोशिश करने लग गया और जैसे ही थोड़ी सी नींद आई हरिदास को, जो पायल की छम छम थी वो उसके और ज्यादा पास आने लग गई। और अब ऐसा लगा जैसे कि कोई बिल्कुल ही हरिदास के सर के पास खड़ा होकर छम छम कर रहा है। हरिदास को अजीब सा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, बार बार आवाज आ रही है और एकदम पास से आवाज आ रही है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। हरिदास ने करवट बदली और वापस से सोने की कोशिश करने लग गया। क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं ना, कभी कभी अगर वो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी करते हैं तो उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि गांव वालों का ज्यादातर मानना यही होता है कि जो भी ऐसे नेगेटिव एंटिटीज या पॉजिटिव एंटिटीज जो भी होती है, मतलब आत्माएं, उनको भी हमारी तरह रहने का हक है और हम जब तक उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते वो हमें डिस्टर्ब नहीं करती। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वो लेके चलते हैं कहीं ना कहीं। कई बार मैंने खुद ही अपने जो दादा लोग हैं ना उनसे सुना है इस चीज़ को, तो वही चीज़ हरिदास के अंदर थी। हरिदास ने करवट बदली, इस साइड होके वापस सोने लग गया कि जो है वो है, बाहर में जाओ। अब हरिदास अपनी थोड़ी थोड़ी आंखें मतलब उसकी खुली होंगी, तो हरिदास देखता क्या है कि जो उसके घर का गेट है उसके पास ही एक लड़की या फिर औरत जो भी है, उसका पूरा सर एकदम कवर है, एकदम व्हाइट कलर की चादर जैसे किसी ने उड़ा रखी है, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के पैर जो है थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उसने वो पायल पहन रखी है। लेकिन पायल सिर्फ उसके एक पैर में है और बाकी उसके जो दोनों हाथ है उसमें उसने ऐसे कंगन वंगन डाले हुए हैं और बार बार वही उस पैर को छन छन करके बजा रही है। ये देखते ही हरिदास की हालत खराब हो गई कि घर के अंदर उसके जो भी है, अभी भाई इंसान तो कोई होगा नहीं, गेट बंद है तो अंदर कैसे घुस जाएगा कोई, जो भी था कोई ना कोई आत्मा ही थी। तो हरिदास को इतना करेज आया और उसने उसको पूछा आत्मा को, क्या हुआ, तुम सोनू की अम्मा हो क्या? मतलब हरिदास अपनी वाइफ को सोचने लग गया। सोनू हरिदास के बेटे का नाम था जो कि शहर में रहा करता था। तो उस आत्मा ने कुछ भी नहीं बोला और बस वो छम 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 की आवाज उसके कान में, हरिदास के कान में जाई जा रही है और उसको इससे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। तो हरिदास से उठ के बैठा और वापस से बोलने लग गया, तुम सोनू की अम्मा हो क्या? कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मतलब वो ऐसे बोलने लग गया। उसको 100% लगा था कि सोनू की जो मम्मी है, मतलब जो हरिदास की वाइफ है, वो है। लेकिन वो आत्मा वापस मुड़ी और दरवाजे के आर पार होके बाहर की तरफ निकल गई। अब हरिदास उसके पीछे पीछे जाने के लिए चलने लग गया आगे, और जैसे ही वो आगे चलने लग गया वो छम छम की आवाज एकदम से कहीं हवा में गायब सी हो गई। वो एकदम ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं, बस वो आई नहीं आई कुछ पता नहीं, गायब हवा में, अब ढूंढते रहो, ऐसा हाल हो गया था। हरिदास अंदर आया और वापस अपनी खटिया में बैठ के सोचने लग गया कि ये क्या चीज थी और सोनू की अम्मा अगर ऐसे होता ये वो, मतलब अपनी वाइफ को याद करने लग गया कि क्या पता कुछ कहना चाहती हो और ये है वो है, बेटा इतनी दूर रहता है, कुछ बात तो नहीं है, बहुत कुछ सोचने लग गया। ऐसी टेंशन में बहुत देर तक बैठा रहा वो और वापस से उसको हल्की फुल्की नींद आने लग गई और जैसे ही नींद आई वो फिर सो गया। सुबह हुई, सब उसने वैसे ही काम किया जैसे वो रोज करता था और आज की रात फिर से वहीं से गेम चालू हुआ। जैसे ही वो सोने लग रहा था तुरंत वही छम छम की आवाज आना शुरू हो गई और वो छम छम की आवाज एक जगह पे, एक पॉइंट पे आके बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आती थी, जैसे कि बिल्कुल ही वहीं पे बज रही है पायल, भले वो आत्मा आसपास हो या दूर हो। अब इस बार जैसे ही वो आत्मा हरिदास ने देखी कि वो उसके कमरे के अंदर खड़ी थी, हरिदास ने बहुत हिम्मत से फिर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए?
और मैं सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे कभी किसी ने परेशान नहीं किया, फिर तुम मुझे इस तरह से क्यों परेशान कर रही हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है या मैंने तुम्हारा कुछ नुकसान किया है? तो वो आत्मा वापस से हरिदास को शायद कहीं दिखाना चाहती थी, कोई जगह या कहीं ले जाना चाहती थी। धीरे धीरे चलने लग गई और हरिदास भी उसके पीछे पीछे लग गया। अब हरिदास जब उसके पीछे पीछे गया तो वो आत्मा जो थी वो एकदम से एक जगह पे जाके रुक गई और बार बार एक ही जगह पे ऐसे पैर मार मार के छम छम कर रही थी, बहुत तेज तेज से। अब हरिदास को समझ नहीं आया कि कहना क्या चाहती है, और फिर कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा था। हरिदास को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने आसपास में ऐसे ही जो फावड़ा नहीं होता है जमीन खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए, वो उठाया और जहाँ पे वो आत्मा पैर मार रही थी बार बार अपना, वहाँ पे खोदना स्टार्ट किया। इतनी रात थी तो कोई भी चीज इतना इजीली दिख नहीं रही थी, लेकिन हरिदास उसके पैर मारने की वजह से उस जगह को बार बार खोदे जा रहे थे। ऊपर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हरिदास का फावड़ा किसी चीज से टकरा गया और हरिदास वहीं पे ऐसे फावड़ा किनारे रख के अपने हाथ से मिट्टी खोदने लग गया। जैसे हरिदास ने मिट्टी हाथ से खोदना शुरू किया तो उसने देखा कि एक छोटा सा बक्सा और आसपास में थोड़े बहुत ऐसे कपड़े उपड़े चीजें वहाँ पे किसी ने दबा रखी हैं अंदर। अब हरिदास इस बात से बहुत बेचैन हो गया और बहुत ज्यादा उसको अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जो अंदर से सामान निकला उसमें काफी अजीब चीजें भी थी, जैसे खून से तना हुआ चाकू, कुछ कपड़े जिसमें खून लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या फटे नुचे कपड़े भी पड़े हुए थे, और उसमें एक पायल भी पड़ी हुई थी, सेम वही पायल जो अभी उस लड़की ने पहन रखी थी। हरिदास एकदम पागल हो गया और आसपास में उसको जहाँ थानेदार कोतवाली कुछ मिला वो भाग भाग के वहाँ पहुंचा और पहुंचते एकदम पागलों की तरह बोलने लग गया कि वो चुड़ैल ने मुझे बताया कि वहाँ पे सामान दबा हुआ है, मैंने देखा वहाँ पे ऐसा था, वहाँ पे वैसा था। सब लोग इतने घबराए हुए हरिदास को देख के और ये कहानी सुनकर चुड़ैल की बहुत तेजी से हंसने लग गए कि ठीक है, तुमने रात में शायद 2 ज्यादा लगा लिए होंगे, कल से कम पीना। तो हरिदास एकदम गुस्से में आ गया कि मैं अकेले रहता हूँ, सब कुछ मैं अपनी मेहनत से करता हूँ, और तुम्हें अगर विश्वास नहीं, मैं यहाँ पे चल के देखो। बड़ी सारी ये बातें बोलने के बाद जब देखा पुलिस वालों ने कि इतना गुस्सा कर रहा है हरिदास, तो उसके साथ उसका मन रखने के लिए चले गए। जब हरिदास के वो खेतों के पास पहुंचे, जो जगह हरिदास ने अभी खोदी थी वहां ये लोग गए और इन लोगों ने सब कुछ चेक करना शुरू किया। तो उसी जमीन में, सच बोल रहा था हरिदास, कि चाकू निकला जिसपे अच्छा खासा खून लगा था, लेकिन खून अब सूख चुका था। साथ ही साथ कुछ खून से कपड़े पड़े हुए थे। वही पायल जो हरिदास ने बताई कि चुड़ैल के पैर में थी, डिब्बे के अंदर से निकली थी। सब कुछ देखने समझने के बाद में पुलिस ने सब कुछ अपने अंडर में ले लिया कि एविडेंस के तरीके से, कि हम देखते हैं क्या हो सकता है इसका। बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से पुलिस ने जो सोनू था, मतलब हरिदास का बेटा, उसको शहर से गिरफ्तार कर लिया और अब पूछताछ शुरू हुई। और जैसे ही हरिदास अपने बेटे सोनू के सामने आया तो पहले सोनू कुछ भी मान नहीं रहा था कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे क्या मालूम। लेकिन हरिदास के सामने ही पुलिस वालों ने उसको 2-3 थप्पड़ लगाए और पूछा कि अब सच बताएगा नहीं बताएगा। तब सोनू बहुत तेज रोके बोलने लग गया कि हाँ, उस लड़की का मर्डर मेरे हाथों से हुआ है। उस रात मेरा दोस्त और मैं कुछ ज्यादा नशे में थे और हम पता नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं और हम किसके साथ बुरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चला। और वो लड़की, हम चाहते थे कि हमारे साथ हमारे रूम पे चले, लेकिन वो बार बार मना करी थी, हमारी बात नहीं मान रही थी। तो हमारे से गलती हो गई, मतलब हमने उसको उस रात गलती से मार दिया और डर के मारे मुझसे कुछ भी उस टाइम डिसाइड नहीं किया जा रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैं फटाफट रात में ही गाँव भाग के आया और जो भी सामान मुझे लगता था कि पुलिस पकड़ पाएगी, वो आके मैंने इस जगह पे आके छुपा दिया, क्योंकि हमारे खेतों में तो पापा ही सब कुछ करते हैं, मतलब कौन ही आ रहा है अनजान खेतों में चेक करने। तो यही सोच के उसने सारा एविडेंस जो है वो छुपा दिया था। अब इसकी पकड़ भी इसीलिए हुई थी, जो सोनू था इसकी पकड़ भी इसीलिए हुई क्योंकि इसकी शर्ट जो ये बहुत पहले पहनता था, एकदम खून से लथपथ, वो उसने गाड़ रखी थी वहाँ पे। जो लड़की की पायल थी, जब वो डेड बॉडी उसकी मिली थी तो उसके पैर में एक पायल थी, एक पैर में पायल गायब थी। तो हरिदास के खेत में ऐसा एविडेंस का मिलना और हरिदास का बेटा जिस शहर में रह रहा है उसी शहर में लड़की की लाश मिलना और बड़ी सारी चीजें थी, भाई उसका कपड़ा मिलना ही बहुत बड़ा एविडेंस था। तो सब कुछ सोनू ने अपने आप से कन्फेस कर ही लिया था कि जो कुछ भी किया उसने किया। और उसी के बाद सोनू को जो सजा मिलनी चाहिए थी उसके इस घिनौने काम के लिए, या फिर और घिनौना काम किया, ये तो खैर माफ करने लायक चीज ही नहीं है, तो उसके हिसाब से उसको सजा मिली और बाकी की जिंदगी उसकी जेल में कटेगी और जो होना होगा आगे भगवान करेगा उसके साथ में। और इसी के साथ हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी ऐसे जोश में या बेहोशी में आके होश नहीं खोने चाहिए, क्योंकि जो लोग ऐसे गलत काम करते हैं या फिर ऐसे चीज़ें करते हैं जहाँ उनको लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं बहुत छोटी चीज़ है और सब दुनिया उनकी जागीर है, तो ये बहुत गलत है। अब कर्मों का फल जो होता है ना, वो इंसान को कभी ना कभी भुगतना पड़ ही जाता है, चाहे वो कितना बड़ा राजा क्यों ना रहा हो, चाहे वो कितना छोटा
ऐसे ही बस भिखारी टाइप का क्यों ना हो, सबके पीछे कर्म लगे होते हैं उसके। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कर्म कभी माफ़ नहीं करता, आज नहीं तो कल सामने आएंगी ही। तो कितना भी कोई छुपा ले अपने पापों को, भगवान की डायरी में जो है ना वो कभी डिलीट का ऑप्शन नहीं होता। उनके पास अनलिमिटेड मेमोरी है और वो चीज़ें देख देख के ही इंसान को देते हैं, आज नहीं तो कल बस, लेकिन आना ज़रूर है सामने। इसीलिए यार बढ़िया काम करो, अच्छे काम करो और लोगों की मदद करो। और एटलीस्ट मतलब लोगों के लिए अच्छा नहीं कर सकते और किसी को देख के कुछ मन में चीज़ें हैं, जज करने का मन कर रहा है तो मत करो यार, क्योंकि आप अच्छा नहीं बोल सकते किसी को तो बुरा भी मत बोलो। क्या पता आपके उस बुरे कमेंट से उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत भी अच्छाई हो या थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस हो वो ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए जो चीज़ अच्छी लगे उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करो और जो चीज़ अच्छी ना लगे उसको इग्नोर कर दो। हाँ, कोई गलत काम करे तो उसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, बट यार कोई अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा है तो उसको यार क्रिटिसाइज़ मत करो। और अपनी एनर्जी जो है पॉजिटिव जगह पे लगाओ जिससे आपको भी कुछ उससे सीखने को मिले। और बहुत लंबा लेक्चर हो गया ना। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। और यार सब्सक्राइब तो तुम कर दोगे है ना, कर ही दोगे, पता ही है मुझे, कर ही दोगे, ठीक है कर देना फिर।